जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी अर्से के बाद मैं आज आपको थोड़ा सा असेसमेंट एवल्यूशन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट एंड एवल्यूशन, और ये टॉपिक आपका रेलेवेंट टू द मेजरमेंट एवल्यूशन एंड असेसमेंट के हवाले से है। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि स्कोरिंग हम लोग करते हैं टेस्ट की, और उसमें हम किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो उसके सुनहरी असूल हैं या उसके बेसिक प्रिंसिपल हैं वो कौन सी हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे पहली जो प्रिंसिपल है वो चीज़ ये है कि रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी क्या होती है? कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स, जो उसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। और इसमें हम देखें तो रिलायबिलिटी में मुख्तलिफ़ चीज़ें हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर जब एक टेस्ट लिया उसके मार्क्स, और जब फिर दूसरा टेस्ट लिया फिर उसके मार्क्स, और इस तरीके से उन दोनों को हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, उनका कोरिलेशन देखते हैं। और हाई कोरिलेशन वैल्यू होती है वो डिसाइड करती है कि आपकी जो रिलायबिलिटी है टेस्ट की कितनी है। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद टेस्ट की हवाले से टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। मसलन आप लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं एक दफ़ा टेस्ट, जो कंडीशंस आप लोगों ने टेस्ट के लिए दी थी, मसलन बच्चों को जिस तरीके से बैठाया गया था, जो लाइट प्रोवाइड की गई थी, जो आपकी हवा का इंतज़ाम था, पानी का था, तमाम चीज़ें वैसे ही दोबारा आप उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी इशूज़ हैं वो कम से कम आएँ। उसी तरह सेम कंडीशन हो तो फिर रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हम एक और बात देखें तो आम तौर पर बच्चों को इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती। तो एम्बिगियस इंस्ट्रक्शन की बजाय अनएम्बिगियस इंस्ट्रक्शन देंगे टेस्ट के हवाले से, तो बच्चों के जो रिजल्ट्स है वो बेहतर आएंगे और रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मसलन हम लोग एक टेस्ट लेते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं कि ये 40 मार्क्स का है एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, 10-10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं। तो बच्चों को ये चीज़ ध्यान में होगी कि तमाम क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं, और इसी तरीके से उनकी जो रिलायबिलिटी है वो उस हवाले से बढ़ जाएगी, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर आएंगे, क्योंकि बच्चे क्लियर होंगे कि हमने कितना हार्ड क्वेश्चन के बारे में कितना कंटेंट डालना है। इसके अलावा एक और चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेम रहनी चाहिए। स्कोरिंग में आप जब स्कोर कर रहे हैं, जो स्कोरर है वो सेम होना चाहिए हर दफ़ा। अगर स्कोरर चेंज होगा, जो मार्किंग करने वाला है, तो उसकी रिलायबिलिटी भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि हर आदमी का एक अपना अंदाज़ होता है। रिब्रिक्स भी प्रोवाइड करेंगे स्कोरर को। रिब्रिक्स से मुराद ये होती है कि एक क्वेश्चन है मसलन 5 मार्क्स का है, उसमें 2 नंबर की डेफिनेशन है, 1 मार्क की उसकी एग्जांपल है, 2 नंबर की उसकी एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को। तो वो चीज़ें जब देखेगा और रिब्रिक्स के मुताबिक उसकी मार्किंग करेगा तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कि वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। वैलिडिटी क्या होती है? कि एक्सटेंट टू विच वी मेजर द थिंग्स, वी क्लेम द थिंग्स एंड वी मेजर दीज थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड वैलिडिटी। अप्रोप्रिएटनेस हम चेक करेंगे। वैलिडिटी ऐसी चीज़ है जिसमें रिलायबिलिटी भी आ जाती है, और वैलिडिटी अपनी भी उसकी एक हेडिंग है, जो उसकी डेफिनेशन है कि जो कुछ हम मेजर करना चाह रहे थे उसी को हम मेजर कर रहे हैं, तो वो वैलिडिटी होती है। मसलन हम लोग 2 चैप्टर्स के अंदर रहकर टेस्ट लेना चाह रहे थे, और हमने मेजर भी 2 चैप्टर के से अंदर से ही किया, तो वो जो हमारा जो कंटेंट हमने मेजर किया, चूँकि पहले से गिवन था उसी में से किया, तो वो हमारी वैलिडिटी को बढ़ाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी क्या होती है? कि जो चीज़ें, जो टेस्ट आइटम आप बना रहे हैं, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं कि जो आपका कंटेंट गिवन था बुक में, उसी में से आपने उठाया या उससे बाहर से ले लिया है। मसलन एक टॉपिक है एटम, और एटम जो है पंजाब का जो उसका मटेरियल है वो और है, एक्सपोर्ट का जो लेवल है उसका और है। या हम लेवल की बात करें, एक और होता है 9th क्लास का लेवल और है, MSc का लेवल और है। तो अगर हम बच्चों को एटम के बारे में क्वेश्चन दें, तो जो कंटेंट आप जिससे मेजर कर रहे हैं उसी क्लास का होना चाहिए, उसी बुक से होना चाहिए, और कोशिश करें कि जो वर्डिंग है आपके क्वेश्चंस की वो भी आपकी बुक से ही रेलेवेंट हो, कॉन्टेक्चुअलाइज हो। कॉन्टेक्चुअलाइज से मुराद टेस्ट आइटम वहाँ से बनाएं जहाँ से आपने पढ़ाया था, तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी और रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी और वैलिडिटी भी बढ़ेगी। और इसी तरह ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चीज़ों को मेजर करते हुए या मार्किंग करते हुए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रहना है, हमने पर्सनल नहीं होना। मसलन हम लोग ऐसे टाइप टेस्ट आइटम की जब मार्किंग करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। मसलन हम टेस्ट के बारे में ये भी देखते हैं कि उसकी राइटिंग कैसी है, उसने एक्सप्लेन कैसे किया, उसके आइडियाज़
किस तरह उसने एनालाइज चीज़ें किया बच्चों ने, और किस तरह आपने उसको मेजर किया, और एक्सटेंडेड लेवल तक की थिंकिंग हम चेक करते हैं। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हमारे ऊपर असरदार होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम बनाते हैं तो उसमें जो टीचर का स्किल है या टीचर की जो कह ले कि अपनी जो बायसनेस नहीं आ सकती उसके अंदर, क्यों कि टीचर ने वही मार्क देने हैं जो उसके ऑब्जेक्टिव में वो ले रहा है। और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में सबसे कम चांसेस होते हैं कि बच्चों के साथ कुछ किस्म की ज़्यादती हो, बल्कि मेरिट पर नंबर मिलते हैं और टीचर ऑब्जेक्टिव रहता है, तो ऑब्जेक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है। प्रैक्टिकेबिलिटी की हम बात करें तो टेस्ट प्रैक्टिकल होना चाहिए। मसलन आप लोगों ने कमरे में बैठ के एक प्लानिंग की, 1000 स्टूडेंट थे और आप लोगों के पास 10 रूम्स थे, उसमें मैक्सिमम 200 बच्चे आ सकते हैं, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते। अब आपने प्लानिंग तो कर दी कि हम रूम्स में बिठाकर बच्चों का टेस्ट लेंगे, लेकिन वो उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं है। अब आप प्रैक्टिकल जब प्लानिंग करते हैं तो आप बच्चों को उसके मुतबादिल जगह प्रोवाइड करते हैं। मसलन आप लॉन में ले जाते हैं, आप बाहर ग्राउंड में ले जाते हैं, उसके लिए चेयर्स लगा देते हैं, चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, तमाम को इक्वल स्पेस मिलती है और प्रैक्टिकली वो चीज़ें फिजिबली वो होती हैं। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकेबिलिटी कहते हैं। लॉजिस्टिकल होती है, यानी कि आपने ग्राउंड रियलिटी को देख के बात करनी है। डाउन टू द अर्थ, आपने हक़ाइक़ को देख के प्रैक्टिकली चीज़ों को एडमिनिस्टर करना होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट बनाते हुए भी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट करते हुए भी आपने प्रैक्टिकेबिलिटी को ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्शन वही करेंगे जहाँ से जो एरिया बच्चों को दिया गया है उसी से मेजर करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन में तो सेम कंडीशन देंगे बच्चों को, एक ही हालात में टेस्ट लेंगे ताकि जो बार बार टेस्ट लें तो रिजल्ट्स भी हमारे सेम आएँ। इसी तरह इंटरप्रेटेबिलिटी होती है कि हमने स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे उसको इंटरप्रेट किस तरह किया। इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि आपने बच्चों को एक क्राइटेरिया फिक्स किया था कि 33 वाला पास होगा, तो आपने लिखा कि जो बच्चा है वो पास इन एग्ज़ाम, बट इट्स जो उसका एरिया वीक होता है वो आप उसका लिख दें साथ। इसी तरह अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे उसमें मार्क्स लिए हैं, 70% ले लिए हैं, 80% ले लिए, और क्लास में उसकी जो पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है, वो भी बताएं कि इसके 80% मार्क्स हैं और क्लास में ये 10 नंबर पर है और ये क्लास में बेहतर है, इसकी मज़ीद गुंजाइश है। तो आप जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो हक़ाइक़ को देकर कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रिंसिपल है असेसमेंट की। इसी तरह वॉश बैक इफ़ेक्ट एक होता है, वो क्या है? असेसमेंट के अंदर वॉश बैक इफ़ेक्ट से मुराद ये होती है कि आप लोग पूरा साल मार्किंग करते हैं, पूरे साल स्कोरिंग करते हैं। आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होती है और समेटिव असेसमेंट भी होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है कि ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द सेशन आप लोग जो उसकी बच्चों की ऑनगोइंग प्रोसेस को चेक कर रहे होते हैं, उसके असेसमेंट कर रहे होते हैं, वो फॉर्मेटिव होती है। और एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द ईयर जो आप उसको चेक कर रहे हैं वो उसकी समेटिव होती है। अब जो बच्चा था उसने पहले फॉर्मेटिव में अपने वीक एरियाज़ फाइंड आउट किए, जो गोल्स थे उसके वो अचीव किए या नज़दीक तरीन पहुँच गया, जो उसके वीक एरियाज से उसने फाइंड आउट कर लिए। फिर जब समेटिव असेसमेंट की तरफ आया तो बच्चे के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई, उसने अपनी लर्निंग को इम्प्रूव किया और वो गोल्स भी उसने अचीव किए जो वो पहले नहीं कर सकता था। तो उसको हम कहते हैं वॉश बेस इफ़ेक्ट्स। तो वॉश बैक इफ़ेक्ट्स भी अगर दूर कर लिए जाएँ तो इसमें भी हमारी जो असेसमेंट है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों के साथ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट शेयर की। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।